Hello students, today we have the topic of the S&I approach. Before this I study the aggregate demand and the aggregate supply approach. हमें कल किया था क्लास वीडियो में हमने किया था कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर वहाँ पर अकॉर्डिंग टू केन्स दो अप्रोचेस थी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. नाउ वी हैव द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपको मीनिंग पहले ही क्लियर है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वो इक्विलिब्रियम लेवल का इनकम का वो डिटरमाइन होता है जहाँ पर हमारी प्लान सेविंग इक्वल होती है प्लान इन्वेस्टमेंट के. यहाँ मैंने प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट मैंने वर्ड यूज़ किया है. तो ये जो SRI अप्रोच होती है हम इसे प्लान और प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं कि हमारी ये प्लान की हुई है. आप इसे प्लान भी कह सकते हैं या एक्स एंटे भी कह सकते हैं. ये होती है हमारी एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटे इस तरह से मेंशन किया जाता है EXANTE. एक्स एंटे मतलब एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है प्लान सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स कि एक्स एंटे का मीनिंग ही आप प्लान से ले सकते हैं. वही वाली टेबल मैंने यूज़ किया है इनकम और कंजप्शन की जो हमने लास्ट वीडियोस में भी की थी. इसके अकॉर्डिंग ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो हमारी की कांस्टेंट होती है. तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट दिस वन जहाँ S इज इक्वल टू I है और बिफोर दिस S इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट S इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये डायग्राम हमने कंजप्शन और सेविंग के फंक्शन की डेरिवेशन में भी यूज़ किया था. ये वही डायग्राम है. इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि इनकम और कंजप्शन जहाँ इक्वल हो गए, यही वाला पार्ट अगर हमने किया था, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ूँ तो ये वाला पार्ट हमने AD और AS अप्रोच में किया था. तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन का डेरिवेशन जब हमने किया था तो ये वही डायग्राम है. यहाँ पर भी हमारा S और I अप्रोच इक्वल है. दैट मीन्स कि व्हेन AD इज इक्वल टू AS, व्हेन S इज इक्वल टू I, तो वो हमारा एक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखो कि हमारी सेविंग कम है, नेगेटिव में है, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए और उसके बाद मेरी सेविंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये तो मेरा एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, ये मेरा एक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो गया. इससे पहले मेरी सेविंग लेस देन है, फिर उसके बाद सेविंग ग्रेटर होती जा रही है. तो इसके भी हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट का जो है वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के क्योंकि ऑटोनोमस कैरेक्टर का था. सेविंग कर्व स्लोपिंग अपवर्ड है. जहाँ पर इनकम और कंजप्शन इक्वल होते हैं वहाँ मेरी सेविंग जीरो हो जाती है. तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि मेरा प्लान इन्वेस्टमेंट का कर्व आता है जहाँ पर S और I अप्रोच होते हैं. दैट मीन्स कि इनकम और कंजप्शन कर्व जहाँ इक्वल हो गए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे, वहाँ मेरी S और I भी इक्वल हो जाएंगी. अगर इसमें कोई डेविएशन होती है, डेविएशन का केस मतलब कि जब मेरी सेविंग कम है या सेविंग ज़्यादा है तो क्या डेविएशन होती है, तो इसके अकॉर्डिंग भी टू केसेज आते हैं. फर्स्ट केस आता है व्हेन S इज इक्वल टू S ग्रेटर देन I. अगर प्लान सेविंग मोर देन हो गई प्लान इन्वेस्टमेंट से. आप एक बात सोचो कि अगर मेरी सेविंग ज़्यादा हो गई, प्लान सेविंग ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर. इट मीन्स द हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग. इसका मतलब है कि हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना कि फर्म एक्सपेक्ट करके चलती है. एक फर्म कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके चलती है कि मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरी इतनी डिमांड मार्केट में रहेंगी. बट अगर हाउस होल्ड सेक्टर या मार्केट में लोग सेविंग करने लग जाते हैं और उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट इन्वेंट्री बढ़ता जाएगा. इन्वेंट्री दैट मीन्स कि स्टॉक उसके पास डिज़ायर लेवल तक बढ़ता रहेगा. उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, अनवांटेड स्टॉक बढ़ता रहेगा. फर्म को रिड्यूस करने पड़ेगा अपना प्रोडक्शन टिल सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब तक कि इक्वल ना हो जाए. सेम वही कि अपने प्रोडक्शन को वो कम कर देगा. और प्रोडक्शन को कैसे कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करके. तो इस तरह से उसका S और I जहाँ तक इक्वल नहीं होते तब तक वो करता रहेगा. इसी तरह से है कि जब सेविंग लेस देन हो गई इन्वेस्टमेंट से, हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग. अब फर्म एक्सपेक्ट करके चल रही है, मान लो कि मैंने 100 यूनिट बनाई है तो मेरी 100 यूनिट की डिमांड रहेगी. मान लो कि मार्केट में वो 200 की डिमांड आ जाती है तो क्या होगा, उसका जो डिज़ायर लेवल है वो नहीं लेगा. सेविंग कम कर रहे हैं लोग, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका प्लान इन्वेंट्री क्या होगा, जो भी उसके पास स्टॉक होगा वो भी फॉल होना शुरू हो जाएगा. डिज़ायर लेवल उसका फर्म का प्लान इंक्रीज होता रहेगा तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट को और इंक्रीज करेगा जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए. तो ये S और I की अप्रोच थी. यही डायग्राम में आप जो था आपने ये लास्ट डायग्राम किया था जहाँ पर आपकी इनकम और कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं. एक थोड़ा सा मैं रिव्यू बता रही हूँ आपको कि इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर किया था. तो सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन वाला हमने टॉपिक किया जो कि केन्स इकोनॉमी ने दिया था. शॉर्ट टाइम पीरियड की एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा,
केन्स ने दिया था उसके अकॉर्डिंग इनकम के डिटर्मिनेशन के हमारे पास दो ही लेवल थे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड एस इज इक्वल टू आई। एडी और एएस की अप्रोच क्या कहती है? एडी और एएस की अप्रोच कहती है कि जहां हमारी इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग एडी मैंने कैलकुलेट किया सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई भी कैलकुलेट किया सी प्लस एस। इसके अकॉर्डिंग जहां एग्रीगेट डिमांड और जहां एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पे इक्वल हो गए, दिस वन वाई एंड एडी वही है ए प्लस एस, तो हमने इसको ड्रॉ करके बनाया, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग भी यही है कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है। डिमांड ज़्यादा करने का मतलब कि फर्म जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस कैसे करेगी? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर। तो एक फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से वो तब तक करेगी जब तक कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन नहीं कर लेती। और अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो जाती है, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, अनवांटेड स्टॉक पड़ा रहेगा। अनवांटेड स्टॉक करने के लिए अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस करेगा? एम्प्लॉयमेंट को हटाकर। ठीक है, लाइक इसी तरीके से हमारे पास एस और आई अप्रोच है कि जहाँ पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ पर प्लान सेविंग, प्लान इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको उसका मतलब होता है एक्सेंटे। वही टेबल हमने लास्ट वाले ही यूज़ की है कि जहाँ हमारी इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, वहाँ मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। और सेम एज इट इज़ वही कि इनकम कर्व मेरा पैरेलल में जाता है, ऑटोनोमस कैरेक्टर का है, सेविंग कर्व स्लॉपिंग अपवर्ड में रहता है, सेविंग नेगेटिव से इंक्रीज होती जाती है। तो जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं वो मेरा एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है। अगर कोई डेविएशन होता है तो एक रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम लेवल पे अटेन करती है। अगर सेविंग ज़्यादा हो जाती है तो सेविंग ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे, दैट मीन्स की डिमांड नहीं कर रहे। तो किसी भी फर्म के पास स्टॉक पड़ा रहेगा, सेल नहीं होगा, स्टॉक पड़ा रहेगा, तो स्टॉक बड़ा ही रहेगा, तो फर्म क्या करेगी? अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगी। कैसे करेगी? एम्प्लॉयमेंट को हटाकर। अगर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसी तरह का वो भी एक प्रोसेस चलेगा कि सेविंग कम है, लोग सेविंग नहीं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड को क्या करने गए, फर्म क्या करेगी डिमांड को पूरा करने के लिए? प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रोडक्शन मोर प्रोडक्शन करेगी, मोर प्रोडक्शन के लिए वो मोर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिससे वापस एक रीएडजस्टमेंट के पॉइंट पे हम स्टेब्लिश हो जाते हैं। ओके, गॉट इट, ट्राई टू बी अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।